दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 मार्च 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का झूठा और भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के आरोपी मनीष कश्यप ने शनिवार को सरेंडर कर दिया है। जब पुलिस टीम शनिवार सुबह मनीष कश्यप के घर कुर्की करने पहुंची, जहां इसके बाद आरोपी ने सरेंडर कर दिया। पुलिस के दर्जन भर पदाधिकारी शनिवार सुबह करीब 5 बजे मनीष कश्यप के मझोलिया थाना क्षेत्र के महानवा गांव में पहुंचे और कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी। चंपारण रेंज के डीआईजी जयंत कांत, एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा की मौजूदगी में पुलिस ने मनीष कश्यप के घर के एक एक सामान को जब्त कर लिया है। जब पुलिस ने घर के दरवाजे और फिर खिड़कियां भी उखाड़ ली। इस दौरान उन लोगों की भारी भीड़ लगी रही। ट्रैक्टर पर लोड करके सामान को मझोलिया थाना में लाया गया, जहां इधर कुर्की की जानकारी होने पर मनीष कश्यप ने जगदीशपुर ओपी में सरेंडर कर दिया। दोस्तों बात करते हैं कि एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की मांग उठी है। जी और ये डिमांड जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने की है। शुक्रवार को बिहार विधान परिषद में संजय झा ने कहा कि बिहार में अगर आज जीविका दीदियां सबल हुई है तो फिर इसका श्रेय सिर्फ सीएम नीतीश कुमार को ही जाता है और इसके लिए सदन को इस संबंध में पहल करनी चाहिए। जी हाँ, मंत्री संजय झा ने कहा कि बिहार में 1 करोड़ 30 लाख जीविका दीदियों को घर से निकाल करके मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर बनाया है। जहाँ ये एक अहम सामाजिक बदलाव है। वे बाहर निकल करके बहुत ही विश्वास के साथ अपनी बात रख रही है। इसलिए जीविका दीदियों को सबल बनाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। आपको बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार ने अपनी समाधान यात्रा के दौरान बिहार की जिलों में घूम घूम करके जीविका दीदियों के काम की तारीफ की थी। जहाँ इस दौरान वे जीविका दीदियों से मिलने जरूर जाते रहे। जब बिहार में 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं घरों से निकल करके छोटे छोटे व्यवसाय में जुटी हुई है। जहाँ आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 में राज्य में 1,25,000 नई जीविका दीदियों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि रमजान का महीना आने वाला है। जी हाँ, और साथ ही साथ अब ईद की भी तैयारी होगी 1 महीने के अंदर। जी हाँ, इस बीच रमजान के मौके पर बिहार सरकार ने अपने मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल बिहार सरकार द्वारा रमजान से पहले राज्य सामान्य प्रशासन विभाग को एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि बिहार सरकार के सभी मुस्लिम कर्मचारियों और फिर अधिकारियों को रमजान के महीने में निर्धारित समय से 1 घंटा पहले कार्यालय आने और फिर निर्धारित समय से 1 घंटा पहले जाने की अनुमति होगी। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार और फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली सरकार के इस फैसले को लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़ करके देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस तरीके के जरिए मुस्लिम वोटरों को लुभाया जा सकता है। जब बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शुक्रवार के दिन इसको लेकर के सर्कुलर जारी किया गया था। सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि सरकार का आदेश हर साल रमजान के महीने में अस्थायी तौर पर लागू रहेगा। इस मामले पर भाजपा ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। जब भाजपा नेता अरविंद कुमार सिंह ने मांग करते हुए कहा है कि बिहार सरकार को चैत्र नवरात्रि और फिर रामनवमी के त्यौहार पर हिंदू कर्मचारियों के लिए भी इसी तरीके की राहत देने का काम करें। इस मामले पर जदयू के नेता सुनील कुमार ने बिहार सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इस कदम से मुस्लिम कर्मचारियों को रोजा खोलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। आपको बता दूं कि 1 महीने चलने वाले रोजे के बाद ईद का दिन आता है। ऐसे में पूरे महीने रोजे का पालन करने वालों को भूखा रहना पड़ता है, जब फिर शाम या फिर सुबह ही भोजन की व्यवस्था की जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से नीतीश सरकार के खिलाफ हमला बोला है। जहां 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग कर रहे बड़ी संख्या में CTET और BTET पास अभ्यर्थी शुक्रवार को राजधानी पटना में जुटे। अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहा से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। जी हाँ, प्रदर्शनकारी 7वें चरण के शिक्षक नियोजन को नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंजूरी नहीं मिलने से नाराज हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने उनसे धैर्य रखने की अपील की है। आपको बता दें कि राज्य
भर से यानी कि पूरे बिहार से बीटीटी और सीटीटी पास शिक्षक अभ्यर्थी राजधानी पटना में इकट्ठा होकर के नीतीश सरकार के खिलाफ जम करके प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि बिहार सरकार जल्द से जल्द 7वें चरण की शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जारी करे। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने इस आंदोलन को बेकार बताया है। उन्होंने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में लगी हुई है, जहां जल्द ही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करके नियोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली नए नियमावली के तहत होगी। दोस्तों बात करते हैं कि आपने सबसे जहरीले सांप के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने दुनिया की सबसे जहरीली मछली के बारे में सुना है? इस मछली की जहर इतना तेज होता है कि उसकी एक बूंद से पूरे शहर की जान जा सकती है। वैसे तो दुनिया भर के लोग सांपों को सबसे जहरीला मानते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल भी अलग है। यह दुनिया में कई ऐसे जहरीले जानवर हैं जिनका जहर इतना तेज होता है कि इंसान की बहुत जल्द जान चली जाती है। इन्हें छूने भर से ही इंसान की जान जाने का खतरा बना रहता है। अभी हम आपको जिस मछली के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम स्टोन फिश है। या आपके इसे छूने से जान जा सकती है। इसी वजह से समुद्र तट पर यह चेतावनी लिखी होती है कि अगर ऐसा जीव दिखे तो फिर तुरंत अपनी जान बचा करके भाग जाए। स्टोन फिश मकर रेखा के आसपास दुनिया के समुद्र में पाई जाती है। इस मछली की संरचना पत्थरों जैसी है, इस वजह से लोग इन्हें पहचान नहीं पाते हैं, जिससे लोग इस मछली के शिकार हो जाते हैं। यदि आप अपने पैर पत्थर की मछली पर रखते हैं तो फिर ये उस पर पड़ने वाले वजन की मात्रा में न्यूरोटॉक्सिक्स जहर छोड़ता है। अगर इस मछली के जहर से आपके शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो जाता है तो फिर जान बचाने के लिए इसे तुरंत काट देने की सलाह दी जाती है, नहीं तो फिर उसकी मृत्यु निश्चित है। इस मछली के जहर निकलने की रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है। इसे छूने भर से 0.5 सेकंड में इसका जहर निकल जाता है। इस मछली के जहर की एक बूंद पूरे शहर को तबाह और बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी शहर के पानी में जहर की एक बूंद भी घुल जाए तो फिर उस शहर के सभी लोगों की जान जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि अक्सर अपने बयानों से बिहार की राजनीति को गरमाने वाले पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से नया विवाद छेड़ दिया है। जीतन राम मांझी द्वारा रावण को राम से बेहतर बताने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। जब बीजेपी विधायक विद्यासागर केसरी ने जीतन राम मांझी के इस बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जीतन राम मांझी जिस मर्यादा पुरुषोत्तम पर सवाल उठा रहे हैं, खुद उनके नाम में ही श्री राम है। बीजेपी विधायक ने पूर्व मुख्यमंत्री हिंदुस्तानी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी को नसीहत दी है कि वे राम पर अनर्गल बयानबाजी करने से बचें। मांझी राम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनके तो नाम में ही राम है। रावण राम से कभी महान नहीं हो सकता। जब बुराई के प्रतीक रावण के चरित्र को भारत का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन राम ने विश्व में एक मर्यादा को स्थापित करने का काम किया है, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जीतन राम मांझी को इसका ज्ञान लेने की ज़रूरत है। कोई भी राम को तभी जान पाएगा जब राम के प्रति उसमें अगाध प्रेम होगा। दोस्तों AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए पूर्णिया के बायसी में बातचीत में कहा कि मुझे मारना है मार दीजिए, पर सीमांचल का विकास होना चाहिए। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा है कि अभी तक पूर्णिया का एयरपोर्ट क्यों नहीं बना। मुझे मार दीजिए, लेकिन सीमांचल का विकास होना चाहिए। साथ ही आपको बता दूं कि बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पिछले दिनों कहा था कि ओवैसी की वोटिंग राइट को ही खत्म कर देना चाहिए, उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, साथ ही सरकार उसको जेल भेज करके बंद कर दें। हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे मार दो पर सीमांचल का विकास कर दो। 4 विधायकों द्वारा पार्टी का साथ छोड़ने पर ओवैसी ने कहा कि भागे विधायक पर भी ओवैसी ने कहा कि जिसका जमीर मर गया है उसको जनता सबक सिखाएगी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सारी बातें छोड़िए, ये बताया जाना चाहिए कि पूर्णिया में अभी तक एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाया गया है, किशनगंज की रेलवे लाइन क्यों नहीं बनाते। ये काम तो केंद्र सरकार का है, काम कराइए ना, कौन रोक रहा है केंद्र सरकार को। ओवैसी की फिक्र छोड़िए, हमको मारना है मार दीजिए, लेकिन सीमांचल का विकास करवाइए। हमारी अहमियत नहीं है, बल्कि सीमांचल के इंसाफ की अहमियत है। जब वहीं AIMIM छोड़कर के RJD में गए विधायकों पर भी ओवैसी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि उन लोगों का जमीर मर चुका है, उन लोगों को जनता सबक सिखाएगी। वहीं सीमांचल दौरे पर ओवैसी से जब पूछा गया है कि उनके दौरे का क्या इम्पैक्ट होगा, तो उन्होंने कहा है कि वे सीमांचल के दौरे पर सिर्फ सीमांचल के लिए ही उसका लाभ सिर्फ सीमांचल को मिलेगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हुई है, उसने बता दिया है कि यहाँ के सियासी दल अब लोकसभा चुनाव से पहले ही अपने कमर कस चुके हैं। जब बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल, मगध, अंग और फिर भोजपुर के इलाके का राजनीतिक माहौल बहुत अलग होता है। जहाँ इन इलाकों में पड़ने वाली लोकसभा सीटों में जातिगत समीकरण भी अलग अलग किस्म के हैं। ऐसे में इसको लेकर के राजनीतिक दलों की तैयारियां भी बिल्कुल अलग किस्म की होती है। जब बिहार के सीमांचल में 7 जिले आते हैं, जिसमें अररिया, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज और कटिहार शामिल है। इन 7 जिलों में 4 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। आपको बता दूं कि सीमांचल के इन 4 जिलों अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार की 2 लोकसभा सीटों और फिर 24 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता जीत और फिर हार का पूरा गणित बनाते हैं। ऐसे में इन 4 लोकसभा सीटों और यहाँ की 24 विधानसभा सीटों पर भाजपा, जदयू और राजद की तरफ से पूरी जान झोंक दी जाती है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ AIMIM की एंट्री ने पूरा गणित बदल करके रख दिया है। एक तरफ जहां राजद इस बात को लेकर के आश्वस्त रहती थी कि यहां उनको MY समीकरण में से यम फैक्टर काम करेगा, तो फिर वहीं जदयू भाजपा के साथ बिहार में सरकार चलाती भी रही है और फिर उसे मुस्लिम मतदाताओं को देखते हुए ठेंगा भी दिखाती रही है, ताकि जदयू के हिस्से में भी मुस्लिम वोट बैंक जुड़ा रहे। लेकिन AIMIM की एंट्री ने पूरी तरीके से यहाँ का राजनीतिक भूगोल ही बदल दिया है। यहाँ इसी वजह से भाजपा ने गृह मंत्री अमित शाह का दौरा कराया, तो फिर वहीं जदयू और राजद की तरफ से संयुक्त रूप से महागठबंधन की भी सभाएं हुई। लेकिन अब जब यहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने कदम रखा तो फिर राजद और जदयू की चिंताएं बढ़ गई है। जहाँ ओवैसी की नज़र इस बार इन 4 जिलों की 4 लोकसभा और 24 विधानसभा सीटों पर है। यहाँ 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर उनकी पार्टी को मिली सफलता ने उन्हें उत्साहित कर दिया है। आपको बता दूं कि सीमांचल के इलाके में ओवैसी को 2020 के विधानसभा चुनाव में बेहतरीन सफलता मिली, तो फिर लेकिन उनकी सफलता को राजद ने ग्रहण लगा दिया। जब बिहार के सीमांचल से जीते AIMIM के विधायकों को राजद ने अपने पाले में किया, जिसका 30 ओबीसी के अंदर से खत्म नहीं हो पाई है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी की नज़र राजद को झटका देने और इन 4 जिलों की 24 विधानसभा और फिर 4 लोकसभा सीटों को जीतने की है। जैसे सीमांचल इलाके में राजद के वोट बैंक मुस्लिम यादव समीकरण में से मुस्लिम आबादी बड़ी है। ऐसे में इसे राजद का गर्व माना जाता रहा है। हालांकि AIMIM के आने के बाद राजद को इसका काफ़ी नुकसान हुआ और तेजस्वी यादव की पार्टी ने इसका बदला AIMIM के विधायकों को राजद में शामिल करके लिया है। अब बारी असदुद्दीन ओवैसी की है, जो वे इसके बाद से ही राजद के खिलाफ हो गए हैं। जानकारों की माने तो असदुद्दीन ओवैसी का यहाँ सीमांचल के समर में सक्रिय होना भाजपा के लिए खुशी की खबर लेकर के आया है, तो फिर वहीं राजद और जदयू के लिए ये चिंता की लकीरें खींचने वाला है। दोस्तों बात करेंगे कि छात्रों के इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही है। इंटर के परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों की धड़कनें बढ़ी हुई है। यह छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BSEB अब आज रिजल्ट जारी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार BSEB आज रविवार को 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। इस हफ्ते रिजल्ट आने की खबरों के बीच विद्यार्थी बेसब्री से परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। पूरा हफ्ता निकल गया लेकिन परिणाम नहीं आए। अब आज परिणाम आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल अधिकारियों ने BSEB के ऑफिशियल वेबसाइट पर इंटर के रिजल्ट को लेकर के कुछ भी ऐलान नहीं किया है। वही छात्र अपने रिजल्ट को लेकर के खासे उत्साहित हैं। रिजल्ट को बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपलोड करके देख सकते हैं। जहां बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के सूत्रों के मुताबिक कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। जहां अब बोर्ड के ऑफिस में टॉपरों का इंटरव्यू चल रहा है। जहां सूत्रों के अनुसार 90% से ज़्यादा अंक लाने वाले छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। रिजल्ट आने के बाद छात्रों की लंबी लाइन कैफ़े के बाहर लग जाती है, जहाँ सभी अपना रिजल्ट जल्द से जल्द जानना चाहते हैं। 12वीं कक्षा के छात्र BSEB की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर के अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं, यानी कि रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जिस राज्य के युवा ही निराश होकर के रोजी रोटी और फिर शिक्षा की तलाश में अन्य राज्यों में जाने के लिए मजबूर हो, उस राज्य का क्या भविष्य होगा। जब बिहार को देखें तो फिर यहाँ युवाओं के पलायन की सबसे बड़ी वजह शिक्षा व्यवस्था और फिर रोजगार के अवसर का चौपट होना है। जब इन सारी बातों को जानते बूझते बिहार के शिक्षा मंत्री अपने विभाग के काम काज को छोड़ करके रामचरितमानस के गहन अध्ययन में जुटे हुए हैं। जब वे चुनौती दे रहे हैं कि जो चाहे आकर के उनसे शास्त्रार्थ कर सकता है।
है वे बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो शिक्षा विभाग उन्हें सौंपा है उसके कामकाज के लिए वे गंभीर नहीं हैं। जब उन्हें बिहार में जो शिक्षा विभाग सौंपा गया है उसकी बेहतरी के लिए वे गंभीरता से काम करते नहीं दिखाई देते हैं। जब पिछले कुछ समय में कई अवसर ऐसे आए जब उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई गलत पढ़ी या फिर अर्थ का अनर्थ किया, जब फैक्ट चेक में उनकी गलती पकड़ी गई, लेकिन उन्हें अपनी ऐसी गलती पर कोई भी पछतावा नहीं है। जब उनकी टेलीफोन पर कथित बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को फोन पर समझा रहे थे कि रामचरितमानस का विरोध कैसे करना है, जिससे इस मुद्दे पर बिहार में राजनीति भी खूब हो और हिंदू समाज नाराज भी ना हो। जिन्हें बिहार की शिक्षा को बेहतर करने की जिम्मेदारी मिली है वह अपने काम को छोड़ करके समाज में रामचरितमानस के नाम पर टकराव की रणनीति बना रहे हैं। बिहार में नेताओं के बच्चे चाहे विदेश में पढ़े, लेकिन गरीब बिहारियों के लिए चरवाहा विद्यालय ही राजद सरकार में मिला। बिहार की राजनीति को राजद जैसे दलों ने जाति केंद्रित इसलिए बना करके रखा ताकि वहां का गरीब, वंचित, पीड़ित समाज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर बात ही ना कर पाए। आज भी बिहार के कई जिला अस्पताल इस स्थिति में दिखाई पड़ जाएंगे जिसे देख करके बताना मुश्किल हो जाएगा कि ये इंसानों का अस्पताल है या फिर जानवरों का। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां लोग सुहाने मौसम का मजा उठा रहे हैं। जब मौसम विभाग ने बिहार में 20 मार्च तक कई जिलों में तेज बारिश और फिर हल्की हवा की आशंका जताई है। मौसम अपना रंग दिखा रहा है, जहां शुक्रवार की सुबह आंधी, बारिश और फिर ओलों में उत्तर बिहार के कई जिलों में तबाही मचाई है, जिसकी वजह से किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं आज भी राजधानी पटना समेत कई जिलों में ओला और बारिश का अलर्ट जारी किया है। जब मौसम विभाग ने बिहार के 23 जिलों में अलर्ट जारी किया है। आने वाली 20 मार्च तक बिहार के मौसम में कोई भी बदलाव नहीं देखा जाएगा। 20 मार्च तक ठंडके और फिर बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत गोपालगंज, सिवान, गया, रोहतास, अरवल, बेगूसराय, नालंदा, लखीसराय, जहानाबाद, मधुबनी, वैशाली आदि जिलों में अलर्ट जारी किया है। इसके साथ साथ कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 5 दिन घने बादल छाए रहने की आशंका है। आकाशीय बिजली का अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन सरकार के गठन के बाद से जिस तरीके से अपराधी बेखौफ हुए हैं, प्रशासन पर जिस तरीके से बिहार के लोगों का भरोसा कम हो रहा है, उसके बाद से तो लोग दबी जुबान में ही कहने लगे हैं कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है। आए दिन बिहार में लूट, लोगों की जान जा रही है और लड़कियों के साथ गलत काम हो रहा है। साथ ही साथ अपहरण के मामले में भी तेजी आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानव प्रशासन का खौफ अपराधियों के दिल से निकल गया हो। बिहार के लोग उस दिन को याद करते जा रहे हैं जब सड़कों से किसी को भी उठा लिया जाता था और एक खास रकम की डिमांड उसे मुक्त करने के लिए की जाती थी। लोगों को लगता है कि नई सरकार के गठन के बाद से ऐसा ही कुछ बिहार में हो रहा है। बिहार में नई गठबंधन की सरकार के गठन के बाद से नवंबर 2022 से लेकर के अब तक का क्राइम ग्राफ देख लें तो फिर आप भी चौंक जाएंगे। इस वजह से नीतीश सरकार की खूब फजीयत भी हो रही है। लोग सरकार पर क्राइम के आंकड़े छुपाने का भी आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष सरकार के खिलाफ खड़ा है और कह रहा है कि सरकार अपराध को रोकने में नाकामयाब हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के इतिहास में इतना अच्छा पलटी मारने का रिकॉर्ड किसी का होगा। तो अगर पलटी मारने पर नोबेल पुरस्कार मिल सकता है तो फिर नीतीश कुमार से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। जब बिहार में अपराधियों की सरकार बन गई है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। नीतीश कुमार कहते थे कि क्राइम और करप्शन से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के दिवास्पन में वे अपना जमीर और ईमान तेजस्वी को बेच चुके हैं। बिहार में 2005 से पहले जिस तरीके से अपहरण उद्योग चल रहा था, आज फिर से वही उद्योग वापस आ गया है। डॉक्टर संजय, तुषार समेत 3 लोगों का अपहरण हुआ है। अब तक डॉक्टर और फिर तुषार का पता भी नहीं चल पाया है। दोस्तों बात करते हैं कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन सरकार पर जमकर के हमला बोला है। जदयू और RJD पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नीतीश कुमार, आप याद रखो, जब तारीख लिखेगी तो फिर ये भी लिखा जाएगा कि भारत में भाजपा को मजबूत करने वालों का नाम नीतीश कुमार है। सीमांचल की जनता ने मजलिस के जिन 4 विधायकों को कामयाब बनाया था, उन्होंने गद्दारी की और राजद के सामने गर्दन झुका दिया। दरअसल AIMIM
प्रमुख 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर हैं। शुक्रवार को बायसी में एक जनसभा की ओवैसी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि वे जिस समय गुजरात जल रहा था तब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे। आपने ही गुजरात के जमीन पर भाजपा को मजबूत किया। देश में जब अखलाक की जान गई या उस समय आप भाजपा के साथ थे। नीतीश कुमार समझते हैं मजलिस मुसलमानों की पार्टी है, तो फिर आप अपने गिरेबान में झांक करके देख लो, आपकी पार्टी तो कुर्मी और फिर कुशवाहा से आगे बढ़ ही नहीं पाई है। मुख्यमंत्री तो आप बन गए मगर आपने हमेशा धोखा दिया। मजलिस के जीते उम्मीदवारों को राजद और जदयू ने दौलत के बल पर खरीद लिया है। आप लोगों ने सीमांचल की जनता को धोखा दिया है। सीमांचल की जनता की उम्मीद पर आप खड़े नहीं उतर पाए। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम अपनी सियासी मंजिल को हासिल करके रहेंगे। मैं आप सभी से माफ़ी मांगने आया हूं कि आप सभी ने मिलकर के मजलिस के उम्मीदवारों को चुना था, लेकिन इन जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा नहीं, अपने ईमान को बेच दिया और ज़मीर को बेच दिया और फिर सियासी आकाओं के सामने गर्दन झुका करके सीमांचल की जनता के जज्बात का मजाक उड़ाया। जहाँ आपसे अपील करता हूं कि आप अपने हौसले को बुलंद रखें। लोग आएंगे, छोड़ कर चले जाएंगे, मगर मजलिस का सफ़र जारी रहेगा। हम अपने सियासी मंजिल को हासिल करके रहेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में कुछ दिन पहले सीएम बनने को लेकर के तेजस्वी यादव चर्चा में आए थे। आरजेडी के कई नेता होली बाद दावा भी कर रहे थे। इस मुद्दे पर दिए गए बयान से जदयू और फिर आरजेडी में मनमुटाव भी देखने को मिल रहा था। वहीं शनिवार को नवादा पहुंचे आरजेडी के सांसद चंदन सिंह ने तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में कभी भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये मेरा दावा है। जिस दिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे उस दिन हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए चंदन सिंह ने कहा है कि वे कभी भी किसी भी समय पलट जाते हैं और फिर उसका स्वागत भी किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवादा में 2 अप्रैल को आ रहे हैं। जब बिहार में 2 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, इसको लेकर के उन्होंने महागठबंधन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह के आगमन से महागठबंधन में पूरी तरीके से खलबली मची है। महागठबंधन तो पहले से ही कमजोर था, अब और भी कमजोर हो रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जुमे के दिन स्कूल में साप्ताहिक छुट्टी का मामला शुक्रवार को विधान परिषद में उठा। यह चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच नोक-झोंक हुई और इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब जुमे पर मुस्लिमों को छुट्टी दी जा सकती है तो फिर रामनवमी पर हिंदुओं को भी अवकाश दिया जाए। दरअसल जदयू के खालिद अनवर ने पूछा कि अब जब बिहार एजुकेशन कोड 1961 में ये प्रावधान है कि जुमे के दिन छुट्टी दी जा सकती है, ऐसे में सरकार ने छुट्टी कैलेंडर के बदले डीईओ को क्यों अधिकार दिया है कि वे स्थानीय परिस्थिति के अनुसार निर्णय लें, जबकि इतने समय से जुमे के दिन छुट्टी दी जा रही है। जब देश में इन दिनों ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। भाजपा के देवेश कुमार और फिर नवल किशोर यादव ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि जिस समय एजुकेशन कोड बना उस समय सेकुलर शब्द संविधान के प्रस्ताव में नहीं शामिल था। जदयू के नीरज कुमार ने कहा है कि सरकार में 17 साल रहने के दौरान भाजपा को कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन सत्ता से हटते ही जुमे की छुट्टी के मसले को जानबूझ करके उठाया गया है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि विदेशों में रह रहे बिहार के लोगों की भी गणना होगी। जहाँ बिहार के ऐसे लोग जो विदेश में रह रहे हैं उन्हें भी दूसरे चरण की जाति आधारित गणना में शामिल किया जाएगा। जहाँ ऐसे लोगों से संपर्क करने के लिए गणना करने वाले कर्मी मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इसी के आधार पर उनका सत्यापन किया जाएगा। दूसरे चरण की गणना 15 अप्रैल से 15 मई के बीच होनी है। जब पटना जिले में इसके लिए 12,996 परगणक तथा 2400 पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है। जहां प्रत्येक परगणक और फिर पर्यवेक्षक के एंड्रॉयड मोबाइल को रजिस्टर्ड किया गया है। रजिस्टर्ड किए गए उनके मोबाइल पर ही जाति आधारित गणना के लिए बनाए गए ऐप को डाउनलोड कर दिया जाएगा। विदेश या फिर बिहार के बाहर रहने वाले लोगों से परगणक अपनी इसी मोबाइल फोन से बातचीत करके उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। जब परिवार में कितने सदस्य हैं, वे कब से बाहर रह रहे हैं और फिर यहाँ उनके परिवार के कौन लोग मौजूद हैं, ये जानकारी ली जाएगी। जब विदेश में रह रहा व्यक्ति यदि अपने पड़ोसी या फिर अन्य रिश्तेदारों को उस फॉर्मेट पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करता है तो फिर ये सुविधा भी उन्हें मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बजट में राज्य सरकार द्वारा 8 लाख रोजगार दिए जाने की घोषणा को छलावा बताया है।
कहा कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 लाख रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन अब तक उन्होंने वह वादा पूरा नहीं किया है। जो पिछले 18 सालों से मुख्यमंत्री है वह आज भी सिर्फ घोषणा ही कर रहे हैं। रोजगार देने की घोषणा पूरी तरीके से चुनावी है। जिस तरीके से इनके घटक दल ही इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, या उससे मुख्यमंत्री महसूस कर रहे हैं कि बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि जदयू से बगावत करके नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार द्वारा Y+ सिक्योरिटी मिलने से उनकी पुरानी पार्टी बेचैन है। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने मीडिया के सामने अपनी बेचैनी जाहिर कर दी है। ललन सिंह ने बिहार के नेताओं को केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा दिए जाने पर हमला बोलते हुए कहा कि इससे बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाला है। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा को खुद नीतीश सरकार ने भी Y+ सुरक्षा दे रखा था, लेकिन केंद्र सरकार की सुरक्षा पर जेडीयू को आपत्ति है। जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी देख नहीं रहे हैं आप लोग, वहां से यानी कि केंद्र सरकार से ऐसे बांटा जा रहा है Y+, Z+, सिक्योरिटी जैसे रेबड़ी बांटा जाता है। इसको स्टेटस सिंबल बना दिया गया है। केंद्र सरकार को समझ में आ रहा है कि लोगों को स्टेटस सिंबल दे दें और फिर उसी से वोट मिल जाएगा। अरे कहाँ है आप, इससे वोट नहीं मिलने वाला है। ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा किसकी तरफ था ये साफ था। आपको बता दूं कि इसी महीने केंद्र सरकार ने उपेंद्र कुशवाहा को Y+ सुरक्षा दिया है। जब खुफिया विभाग की रिपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उपेंद्र कुशवाहा को सुरक्षा दी है, जहां उससे पहले विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी को भी केंद्र सरकार ने Y+ सुरक्षा दे दी थी। जब वही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और फिर सांसद चिराग पासवान को भी कुछ समय पहले ही Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को बिहार सरकार ने खुद Y+ की सुरक्षा दे रखी थी। दोस्तों, बात करते हैं कि कोरोना ने अचानक दुनिया में हरकत मचा दिया। जहाँ किसी को समझ में नहीं आया और फिर देखते ही देखते लाखों लोगों को इस संक्रमण ने मौत के घाट उतार दिया। जब से ये वायरस दुनिया में आया है उसके बाद से किसी भी तरह से के मेडिकल केस पर हेल्थ चीफ्स नज़र गराए हुए हैं। जहाँ हाल ही में एक अजीबोगरीब केस देखने को मिला है, जहाँ इसमें एक के बाद एक 7 लोगों की जान एक ही समय जैसे सिम्टम्स के साथ हुई है। इसमें पहले सिर में तेज दर्द होता है, इसके बाद जान जाने से पहले नाक में से खून आने लगता है। जहाँ ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया में हेल्थ अधिकारियों के होश इस रहस्यमय बीमारी के सामने आते ही उड़ गए। यहाँ एक के बाद एक 7 लोगों की जान गई और वो भी सीक्रेट बीमारी से जान गई है। ये सारे केसेस तंजानिया के कजरा से सामने आए हैं। यह डॉक्टर्स इस रहस्यमय बीमारी की पहचान करने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक इसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। जहाँ इस बीमारी में सिर दर्द के साथ ही फीवर और नाक से खून आने लगता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में यूट्यूबर मनीष कश्यप ने शनिवार को पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। दरअसल पुलिस ने उनके खिलाफ तमिलनाडु में बिहारियों को पीटे जाने का फर्जी वीडियो और फिर भाड़ में खबर चलाने के अलावा कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर मनीष कश्यप की बात करें तो फिर वह बिहार का चर्चित चेहरा है, जहाँ लोग के बीच वे सन ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। उन्होंने हमेशा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। जहाँ इनकी गिरफ्तारी के बाद से बिहार का सियासी तापमान भी बढ़ गया है। जी हाँ, सन ऑफ बिहार के नाम से बेहद पॉपुलर यूट्यूबर मनीष कश्यप किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तमिलनाडु मामले के बाद तो बिहार के अंदर उनकी चर्चा कभी खत्म ही नहीं हुई है। हर गली चौराहे पर उनके नाम की चर्चे हैं। शनिवार को उन्होंने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। जहां इनको किस जेल में रखा जाएगा पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की सत्ता में आने से पहले तेजस्वी यादव ने जो वादे किया था, जब उसका हश्र क्या हुआ ये शुक्रवार को बिहार विधानसभा में देखा। जब विधानसभा में माले विधायक गोपाल रविदास ने कहा कि बिहार में हमारी महागठबंधन की सरकार है, हम सत्ता में नहीं थे तो फिर वादा किए थे, जहाँ हमने ममता कार्यकर्ताओं का पैसा बढ़ाने का वादा किया था। अब माननीय उप मुख्यमंत्री उसी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। वादे के मुताबिक पैसा तो बढ़ा दीजिए। तेजस्वी यादव बोले कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मामला बिहार की ममता कार्यकर्ताओं का है। बिहार सरकार ने ग्रामीण इलाकों में गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराने में मदद करने के लिए ममता कार्यकर्ता बना रखे हैं, जहां उन्हें हर प्रसव पर 300 रुपये का मानदेय दिया जाता है। माले विधायक गोपाल रविदास ने सवाल पूछा था कि क्या सरकार ममता कार्यकर्ता को पैसा बढ़ाएगी। विधायक का कहना था कि ममता कार्यकर्ताओं को महीने में बमुश्किल 2-3 हज़ार रुपये मिल पाते हैं। ये तो सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी से भी कई गुना कम है।
इसीलिए सरकार उन्हें हर महीने कम से कम 15,000 रुपये दें। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पूजा पद्धति किसी धर्म का एक अंग होता है, ये किसी धर्म का संपूर्ण सत्य नहीं होता। अंतिम सत्य हर धर्म का मूल होता है और सबको उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सबको अपना रास्ता सही दिखाई पड़ता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि इन सभी मार्गों का अंतिम लक्ष्य एक सत्य को ही प्राप्त करना होता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में इन दिनों नेता शब्दों की मर्यादा को भूल गए हैं। जी हाँ, खासकर कि आरजेडी के नेता इसका खास ख्याल नहीं कर रहे हैं। पहले लड्डू मामले में आरजेडी ने बीजेपी नेताओं को इशारों में कुत्ता कहा और अब आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बीजेपी के नेता मुसलमानों से पहले अपनी बेटियों को बचाएं, क्योंकि उनकी बेटियों की शादी मुसलमानों से हो रही है। इसके साथ ही भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बिहार में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का स्वागत है। इससे पहले लालू यादव से पूछताछ पर भाई वीरेंद्र ने धमकी दी थी कि अगर लालू को कुछ होता है तो फिर वह होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने असदुद्दीन ओवैसी के बिहार के सीमांचल दौरे पर निशाना साधा और कहा कि ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने असदुद्दीन ओवैसी को जिन्ना का नया अवतार बताया है और कहा है कि वे बांटने की राजनीति करते हैं। उनके दौरे से पहले बिहार के किशनगंज में मंदिर जला दिया गया। आरजेडी ने कहा कि उनका स्वागत है। इसके साथ ही बचौल ने कहा है कि जो लोग बांटने की राजनीति करते हैं जब उनसे वोटिंग राइट छीन लिया जाना चाहिए। तमाम सरकारी सुख सुविधा और फिर योजनाओं का लाभ से उन्हें वंचित कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद बचौल के बयान पर पलटवार करते हुए आरजेडी विधायक ने बीजेपी नेता को अपनी बेटियों को मुसलमानों से बचाने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी का बिहार में स्वागत है। गौर करने वाली बात यह है कि भाई वीरेंद्र ओवैसी के स्वागत की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी के नेता उन्हें बीजेपी की बी टीम बताती रही है। दोस्तों अब बिहार में गोबर से गैस बनाया जाएगा। जी हाँ, विधान परिषद में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि गोवर्धन योजना के तहत सरकार गोबर और बेकार पत्तियों से गैस तैयार करेगी। 8 जिलों का चयन इसके लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि 32 जिलों में सामुदायिक पुस्तकालय खोला जा रहा है। इसके लिए जीविका दीदियों का चयन किया जाएगा। 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। जानकारियों के लिए भी जीविका दीदियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बिहार विधान परिषद में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि हम लोगों ने जो चेक डैम का निर्माण कराया है उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है। दोस्तों अगर आप बेरोजगार हैं और बिहार के रहने वाले हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आप सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए ले सकते हैं और उसको लेकर के कोई बिजनेस कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि सरकार की तरफ से उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए युवाओं को दिया जा रहा है, बेरोजगार युवाओं को। तो ऐसे में अगर आप बेरोजगार हैं तो आप इस योजना का लाभ लेकर के अच्छी खासी आमदनी का जरिया बना सकते हैं। यह बिहार की नीतीश सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए कई तरह की स्कीम चलाती है, योजनाएं चलाती है। ऐसी ही एक योजना है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसके तहत युवाओं को उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 48 तरह के उद्योग युवा स्थापित कर सकते हैं, जिसमें बेकरी, मसाला उत्पादन, पापड़ उत्पादन, फर्नीचर, प्लास्टिक सामग्री, ब्यूटी पार्लर, मार्बल, कृषि यंत्र सामग्री, वायरिंग और फिर कंप्यूटर हार्डवेयर समेत अन्य शामिल है। आवेदनकर्ता बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्र 18 साल से 50 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदनकर्ता 12वीं पास होनी चाहिए या फिर ITI पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के समक्ष होने चाहिए। आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अति पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखता हो। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ कागजात जरूरी देने होंगे और यह है निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर का नमूना, कैंसल चेक, करंट बैंक अकाउंट डिटेल्स ये देना होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.uddhami.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के पंजीकरण का विकल्प दिखेगा। यहाँ आधार नंबर डाल करके लॉगिन कर लें। इसके बाद एक पेज खुल करके आएगा, जिसे सावधानीपूर्वक आप भर दें। उसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के गर्भ से हिंदू बोलने वाले बयान पर पलटवार करते हुए AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि असम के बीजेपी CM ने ये स्वीकार किया है कि नरेंद्र मोदी के 8.5 साल के शासन में उन्हें
कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो ये कहे कि वह गर्व से हिंदू है। जी हाँ, ओवैसी ने आगे कहा है कि हिंदुओं को अपनी आस्था पर गर्व करने से कौन रोक रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत गर्व से बोलते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, जहाँ बहुत से लोग गर्व से खुद को बोलते हैं कि मैं ईसाई हूँ। इस बात से मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो गर्व से कह सके कि वह हिंदू है। आपको बता दूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा अपने बयानों के चलते अक्सर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि असम में मुसलमान अब तक के सबसे शांतिपूर्ण माहौल में रह रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने और फिर सत्ता में होने पर उनके लिए कुछ भी नहीं करने का आरोप लगाया था। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के बाद भारत एक ऐसा देश है जिससे कोई पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए अमित शाह ने कहा है कि आज भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। दुनिया में कोई भी आज भारत की सीमा और फिर सेना के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। अमित शाह ने कहा है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत के पास रक्षा नीति नहीं थी, लेकिन आज है। अमित शाह ने कहा है कि आज़ादी के बाद आज भारत आंतरिक और फिर बाहरी सुरक्षा के मामले में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि हमारी नीतियां स्पष्ट है। दुनिया में कोई भी आज भारत के सीमा और फिर सेना के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कोई भी रक्षा नीति नहीं थी। अमित शाह ने कहा है कि भारत के स्ट्राइक के बाद दुनिया को ये पता चल गया है कि अमेरिका और फिर इजराइल के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जिससे कोई पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।